भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तुमसर स्थित कृषि उपज मंडी समिति के सचिव अनिल भोयर पर एक महिला कर्मचारी के साथ गलत बर्ताव और छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़ित महिला कर्मचारी ने इस संबंध में 6 फरवरी को तुमसर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार 36 वर्षीय पीड़िता वर्ष 2013 से कृषि उपज मंडी समिति तुमसर में कैशियर के पद पर कार्यरत है। शुक्रवार 6 फरवरी को शाम लगभग 4:30 बजे वह कार्यालयीन कार्य से संबंधित बिल और चेकबुक पर हस्ताक्षर करवाने के लिए सचिव अनिल भोयर के कक्ष में गई थी। उस समय आरोपी मोबाइल फोन देख रहा था। पीड़िता का आरोप है, हस्ताक्षर करने का अनुरोध करते ही आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और अश्लील हरकत की। विरोध करने पर पीड़िता के हाथ की चूड़ियां टूट गई। इसके बाद आरोपी ने कक्ष का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर उसका रास्ता रोक लिया और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा कहते हुए धमकाने की कोशिश की। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी ने दरवाजा खोला और मौके से फरार हो गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी द्वारा पहले भी लगातार मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था और इस घटना के बाद वह गंभीर मानसिक आघात में है। घटना के बाद पीड़िता ने तत्काल मंडी समिति के सभापति भावराव तुमसरे को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। इसके पश्चात सहकर्मियों के साथ तुमसर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में आरोपी अनिल भोयर से प्रतिक्रिया के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु वह फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद भंडारा जिले में रेत खनन पर अगले 15 दिनों के लिए पूरी तरह रोक लग गई है। यह आदेश गुरुवार को हुई सुनवाई में पारित किया गया। पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी शामिल थे। यह मामला महाराष्ट्र में रेत खनन से जुड़ी पर्यावरणीय स्वीकृतियों के हस्तांतरण को लेकर सामने आया है। अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संग्राम सिंह आर भोसले, निरूपण दिंगणकर, पल्लवी काकड़े, पुष्करा भोसले, सन्मित्रा पोल, नामन शेरस्त्रा और स्नेहा भोसले ने पक्ष रखा। प्रतिवादियों की ओर से अनिरुद्ध कुलकर्णी के साथ सव्यसाची भारद्वाज, पुष्कल मिश्रा और नितिन पी देशपांडे ने दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण ने 30 जनवरी को 318 रेत घाटों के अतिरिक्त एजेंडे पर बैठक की, जबकि राज्य शोक का हवाला देकर जवाबी हलफनामा दाखिल करने में देरी की जा रही है। इसे टालमटोल की नीति बताते हुए कहा गया कि जिला खनन अधिकारी के नाम जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियां बाद में अन्य खननकर्ताओं को सौंप दी गई। प्रतिवादी पक्ष ने स्वीकार किया कि 12 जनवरी को सभी तहसीलों में पर्यावरणीय स्वीकृतियों का हस्तांतरण हुआ। इसे गंभीर मानते हुए पश्चिमी पीठ ने कहा कि अब हालात हाथ से निकलते दिख रहे हैं। न्यायाधिकरण ने 2 सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई तक खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी। इस आदेश के बाद भंडारा जिले में रेत खनन पूरी तरह ठप हो गया है। अब सभी की निगाहें 25 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले की दिशा तय होगी। भंडारा में पंचायत समिति आम सभा बहिष्कार को लेकर जारी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच भीलेवाड़ा गांव में प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषि सौर ऊर्जा परियोजना को लेकर नया मोड़ आ गया है। शिवसेना की ओर से आयोजित पत्रकार परिषद में कहा गया कि इस परियोजना की आड़ में विधायक नरेंद्र भोंडेकर को बदनाम करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। शिवसेना नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह सौर परियोजना गाँव के किसी भी हित में नहीं है। भाजपा जिला परिषद नेता विनोद बांते ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में शिवसेना विधायक नरेंद्र भोंडेकर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भीलेवाड़ा में सौर ऊर्जा प्रकल्प का विरोध कर भाजपा नेताओं के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप शनिवार की पंचायत समिति आम सभा का भाजपा सदस्यों ने बहिष्कार किया। भीलेवाड़ा गांव के उप सरपंच लोकेश बांते ने पत्रकारों को बताया कि भीलेवाड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजना से न तो ग्राम पंचायत को और न ही ग्रामवासियों को कोई प्रत्यक्ष लाभ होने वाला है। पत्रकार परिषद मध्ये भोंडेकर साहेबांच्या विरोधी जी अपशब्द बोलले गेलेले आहेत, त्यांच्या विरुद्ध अप्रचार तयार केलेला आहे, त्या संबंधी आज आम्ही पत्रकार परिषद घेत आहोत।
कोणाच्या दबावाने न येता आम्ही हा पत्रकार परिषद घेत आहोत। ही पत्रकार परिषद आपण आमच्या गावी भिलेवाडा गट क्रमांक 282/9 RG या जागे संबंधी ही पत्रकार परिषद आहे। या जागेची मागणी आम्हाला सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी 26/6/2023 ला आमच्या ग्रामपंचायत सभेला मागणी केली होती, परंतु आम्ही ग्रामपंचायत सर्व पदाधिकाऱ्यांनी ठराव घेता आम्ही त्यांना हरकत प्रमाणपत्र दिला की कुठलीही ग्रामपंचायतीची परवानगी आहे नाही, कारण की भिलेवाड्यामध्ये जागा उपलब्ध नसल्यामुळे आणि हा ठराव आमच्याकडे ठराव आलेला आहे, परंतु काही पदाधिकारी असतो त्यांनी वरून हा आणला आहे। त्यांनी शुभम घुगे यांच्या मंत्रालयामधून त्यांनी पत्र आणलंय की कुठल्याही प्रकारची ग्रामपंचायतीची परवानगी नाही पाहिजे बा म्हणून। मग ग्रामपंचायतीची परवानगी नाही पाहिजे तर मग हा तुम्ही 23/6 जो ठराव दिलेला आहे, ठराव ग्रामपंचायतला मागलेला आहे, हा कशाबद्दल मागलेला आहे? मग आम्ही पदाधिकारी ग्रामपंचायतीमध्ये कशासाठी? जी 11-12 एकर जागा आहे, गावातला कुठल्याही प्रकारचा फायदा नसताना सुद्धा वरच्या अधिकाऱ्यांनी आपला पदाचा फायदा उचलत का घेतला? काय गावातले लोक आम्हाला ग्रामपंचायतीला शिकाय देत आहेत की ग्रामपंचायत भिलेवाड्यांनी पाणी विकली बा म्हणून। नंतर आम्ही माहिती काढला, आम्ही तिथं ठेकेदाराला विचारला कशी का हारली? त्यांनी सांगितले का तुमच्या गावातल्याच काही लोकांनी पैसे घेतलेले आहेत आणि ही पाळी आम्हाला वरून छानवर झालेली आहे म्हणून तो पत्र सादर केला आहे। तर भिलेवाड्यात ग्रामपंचायतीची कसली परवानगीची गरज नाही बाबा उभे साहेबांची। हा प्रमाणपत्र हा त्यांनी 31/12/2024 ला सादर केला। मग त्या संबंधात आम्ही कलेक्टर साहेबांना 2दा निवेदन दिलं, 3दा निवेदन दिला। एकदा निवेदन दिला आम्ही 30/1/2024 ला, एकदा निवेदन दिला 11/9/2025 ला, एकदा निवेदन दिला मधापती जाधव साहेबांना सुद्धा निवेदन दिला की आम्हाला या जागे संबंधित ग्रामपंचायतीची परवानगी नसताना सुद्धा तर तुम्ही जागा त्यांना सौर ऊर्जेसाठी कशाबद्दल देता? कुठल्याही प्रकारच्या गावामध्ये फायदा नसताना आणि काही लोक गावामध्ये अफवा फैलवतात की सौर ऊर्जा प्रकल्प ही गावाला काही पर्सेंट 2 रुपये 3 रुपये असे विद्युत बिल असं माफ होईल, असा कुठलाही प्रकार ग्रामपंचायतला GR मध्ये आलेला नाही। त्या संबंधी आम्ही कलेक्टर साहेबांना 3दा निवेदन दिला की हे प्रकल्प थांबवा। आम्ही जाऊन सुद्धा पदाधिकारी यावर सुद्धा त्यांनी आम्ही काम थांबवलं, पण वरून आम्हाला दबाव आणला गेला होता। नंतर मग आम्ही कलेक्टर साहेबांना आमच्या काही शब्दाला मान दिलेला नाही। त्यानंतर आम्ही मग घोंडेकर साहेबांकडून आम्ही धाव घेतली तर घोंडेकर साहेब असा विषय आहे, त्या संबंधी थोडीशी भेट आम्हाला द्या। त्या संबंधी घोंडेकर साहेब तिथं आले आणि त्यांनी आपल्या परिस्थिती आमच्या शब्दाला मान दिला आणि तो काम थांबवण्यामध्ये आम्हाला मदत केली। घोंडेकर साहेबांनी तिथं कुठल्याही प्रकारची कुणालाही शिवेगाळी न करता शांतपणे पद्धतशीर फोन करून तो काम थांबवला आणि आम्हाला भिलेवाड्याला सहकार्य केले। साहेब सदस्य भिलेवाडा आमचं साहेब आम्हाला हे पत्र त्यांचं जेव्हा मिळालं त्यांचं पत्र माहीत नसताना सुद्धा त्यांनी जेव्हा उद्घाटन केल्यानंतर आम्हाला माहित झालं की बाबा त्या ठिकाणी सौर ऊर्जेचा प्रकल्प हा चालू होत आहे। तर आम्ही त्यासाठी जेव्हा त्याचा विचार नाही केली तेव्हा आम्हाला काही कोणत्याही प्रकारच्या आमच्याकडे कागदपत्राची पूर्तता त्यांनी केलेली नव्हती। कागदपत्राची पूर्तता केल्या नसल्यामुळे जर आम्ही त्यांना विचारले कशा प्रकारचं काम आहे तर त्यांनी सांगितलं सौर ऊर्जेच्या प्रकारचं काम आहे, सौर ऊर्जा प्रकल्पाचं काम आहे। त्यासाठी आम्ही त्यांना कागदपत्राची पूर्तता मागणी केली, त्यांनी मग आम्हाला कागदपत्राची पूर्तता केलेली आहे। त्यानंतर आम्ही त्यांना विचारपूस केली तर त्यांनी सांगितलं आम्हाला की नाही ह्या कामामध्ये मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजनेतून हा मध्ये काम चालू झालेलं आहे म्हणून। तर त्यांना कागदपत्र दिल्यानंतर आम्हाला त्याच्यामध्ये पत्र मंत्रालय यांनी सांगितलं आहे की बाबा तुमच्या ग्रामपंचायतची कोणत्याही ग्रामपंचायतीची नागरिक प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही, त्यासाठी ही जो जागा आहे ही जागा सौर ऊर्जेसाठी देण्यात आली आहे। पण 282 गट क्रमांक आमच्या गावामध्ये जागा आहे, त्याच्यामध्ये 7 पॉईंट काही जागा आहे, 7 पॉईंट काही हेक्टर जागा आहे, त्याच्यामधून 4.19 हेक्टर ही जागा सौर ऊर्जेमध्ये देण्यात आलेली आहे, 12.5 एकरच्या जवळपास। तर त्याच्यानंतर आमच्या गावामध्ये जो कास्तकार आहेत शेतकरी वर्गासाठी ती जागा जो राखी ठेवण्यात आलेली होती, तर बाबा शेतकरी लोकांच्या हात दुसरे व्यवसाय म्हणजे जोडधंदा म्हणून शेत त्यासाठी राखी ठेवण्यात आलेली होती आणि चराईसाठी जो प्रश्न उपस्थित होत होता, कारण त्याच्या व्यतिरिक्त आमच्या गावाकडे कोणत्याही दुसरी जागा उपलब्ध नाही। दुसरा प्रश्न माझ्या गावामध्ये
मुला मुलींसाठी क्रीडांगण नाही, खेळासाठी एक पण जागा त्यासाठी पण ती जागा राखीव ठेवण्यात आली होती. ज्याही लोकांच्या भविष्यामध्ये जो घरं गेलेले हायवेमध्ये जो घरं गेलेले आहेत त्या लोकांना बेघर न झाल्या नाही पाहिजे त्यासाठी पण सुद्धा ती जागा राखीव ठेवण्यात आलेली होती. आणि भिल्लेवाडी वाहतूक लोकसंख्येचा विचार केला असता त्यासाठी पण ती जागा राखीव ठेवण्यात आलेली होती. आमचं म्हणणं तेच होतं की आमच्या गावाला जागा दुसरी कोणत्याही प्रकारची उपलब्ध नाही, त्यासाठी आम्ही कलेक्टर साहेबांना हे निवेदन दिलं होतं. 3दा निवेदन दिलं. त्या निवेदन दिल्यानंतर कलेक्टर साहेबांनी कोणत्याही प्रकारची त्या निवेदनाची कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. कारवाई न केल्यामुळे आम्हाला आमदार साहेबांकडे पण धाव घ्यावी लागली. आमदार साहेब आली, आमदार साहेबांनी तिथं येऊन सांगितलं, त्या गोष्टीचा विचार करून सांगितलं, समजून सांगितलं आणि कोणत्याच प्रकारची कोणालाही शिकायत दिली नाही. आणि हे कोर्स कोणावरही खोटा आरोप लावून जनतेची दिशाभूल करणं हे योग्य नाही. तर आणखी सांगायचं झालं साहेब, कारण का आमच्या गावाकडे जागा पण तिकडे कृषी विभागाला पण जागा होती, त्या कृषी विभागाला पण पहिले त्या ठिकाणी गुढीचराई करत होती, ती जागा पूर्ण आपल्याला कृषी अधिकाऱ्यांनी काही जागा दिली आहे. कृषी विभागाला पण जागा दिली, बाहेरची बेघर आले त्यांना पण जागा दिली आहे. तर 94 गोटामध्ये जागा तिकडे गेलेली आहे काही, म्हणजे आता जागा भिल्लेवाड्याला जागा दिली, एकही जागा उपलब्ध होती. आणि जर या ठिकाणी जर गावातल्या लोकांचे जर हिताचे काम होत असतील, जर गावाच्या विकासाचे कोणते काम होत असतील, त्यासाठी आमच्या अडथळा फक्त निर्माण होणार नाही. मी असं म्हणत नाही का सोडूसाठी मी विरोध करतो, म्हणजे विरोध शेतकऱ्याच्या योजनेसाठी मी कधीही विरोध करणार नाही, परंतु माझ्या गावाचं जो भविष्य आहे, माझ्या गावाची जो अडचण आहे, ह्या अडचणीसाठी काय करावं लागेल, त्यासाठी आमच्या ज्या मागण्या आहेत ह्या आम्हाला मागणी पूर्ण व्हायला पाहिजेत ना. कारण आमच्याकडे जागाच उपलब्ध राहणार नाही. माझ्या गावामध्ये स्मशानभूमी आहे, स्मशानभूमी क्षेत्रामध्ये पूर्ण पाणी जवळ क्षेत्रामध्ये स्मशानभूमी गेलेली आहे. मग आता ते स्मशानभूमी शाळाचा तो प्रश्न निर्माण होईल, मग स्मशानभूमी कुठं बांधायची हा तुझा प्रश्न निर्माण होईल. आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पामधील भिलेवाड्या गावातला 1 पण रुपयाचा फायदा आहे नाही. काही फायदा असेल जीआर असेल तर आम्ही त्यांना वेलकम करू, त्यांना मदत करू. आता सर कसं माझ्या गावामध्ये पण असं चर्चा झालेली आहे की बाबा सौर ऊर्जा प्रकल्प आल्यानंतर गावातल्या लोकांना 50% वीज बिल माफ होईल आणि वीज बिल 50% लागेल बुवा. तर हे चुकीची दिशाभूल जनतेची करत आहे सर. आणि जनतेने खरंच आम्हाला कित्येकदा प्रश्न विचारला की ही जर जागा तुम्ही जर त्यांना दिली तर तुम्ही त्यांना जागा दिली तर आमच्या मुलांच्या म्हणजे आमच्या शेतकरी लोकांची जो गाई चराठी आहे ही गाई चराठी चरायची कुठं, म्हणजे त्यांना जो उपासमाची पाडी निर्माण होईल, त्यांना काय करावं ते म्हणजे कुठे गुढी चराई करतील. खेळण्यासाठी सुद्धा जागा नाही, क्रीडांगण नाही, मुलांसाठी क्रीडांगण नाही, असं मुश्किल असं दुविधा. भंडारा जिले के मोहाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुसारी से रोहा रोड पर मवेशियों की अवैध और निर्दयतापूर्ण तस्करी का मामला सामने आया है। स्थानीय अपराध शाखा भंडारा की टीम ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक बोलेरो पिकअप वाहन सहित 7,40,000 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस ने बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MH36 AA 4053 को रोका। वाहन की जाँच करने पर उसमें 4 भैंसे बेहद क्रूरतापूर्ण तरीके से लदी हुई पाई गयी। नियमों के अनुसार प्रत्येक जानवर के लिए पर्याप्त जगह होना अनिवार्य है, लेकिन आरोपी चालक कुसारी निवासी प्रदीप डोलीराम भूरे उम्र 32 वर्ष ने इन जानवरों को कम जगह में ठूस कर बांध रखा था। पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार इन जानवरों को वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। इस मामले में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस उप निरीक्षक राजू मुरलीधर सोनपित्रे की शिकायत पर मोहाड़ी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गोंदिया के निर्देशक और फिल्म निर्माता कबीर दाद द्वारा निर्मित सामाजिक संदेश से भरपूर फिल्म रमई को दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इस फिल्म के माध्यम से यह दर्शाया गया हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिल्म में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन संघर्षों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा प्राप्त करने के दौरान उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, साथ ही उनकी पत्नी रमई द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को भी संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। फिल्म यह संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न आए, शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से समाज को नई दिशा दी जा सकती है। फिल्म में यह भी दर्शाया गया है कि अपने 4 बच्चों को खोने के गहरे दुख के बावजूद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हार नहीं मानी और शिक्षा पूरी कर समाज के हित में कार्य किया। बाद में उन्होंने मुख्य नायक समाचार पत्र के जरिए सामाजिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। फिल्म रमई को हाल ही में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में रिलीज किया गया है। रिलीज के बाद फिल्म के कलाकार और निर्माता स्वयं थिएटर पहुंचकर दर्शकों से सीधे संवाद कर रहे हैं और समाज के सभी वर्गों से यह फिल्म देखने की अपील कर रहे हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्म रमाई दर्शकों के दिलों को छू रही है और लोगों को प्रेरित कर रही है। इसी संदर्भ में फिल्म के कलाकार और निर्माता से बातचीत भी हुई है। माझं नाव क्विनल उमेश मुनेश्वर आहे, खापडेपासून गोंदिया. ऍक्टिंग केलं तर मला असं खूप काही माहीत पडलं. म्हणजे हमेशा दरवेळा बाबासाहेबच्या बारेमध्ये मला माहिती राहत होता. कधी रमाईच्या बारेमध्ये फक्त एवढं माहीत होतं मला का ते बाबासाहेबची वाईफ आहे. आज मी म्हणजे जेव्हा हे रोल केला तेव्हा मला त्यांची लाईफची कहाणी माहीत पडली, सगळं काही माहीत पडलं आणि माहीत पडलं की त्यांनी किती कष्ट केले आपल्या लाईफमध्ये. हे मूवी पाहायला जावे सगळे आणि हे त्यांनी म्हणजे जाणे की त्यांनी किती कष्ट केले आपल्या जीवनात. सर मेरे तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास तो सभी जानते हैं, लेकिन रमाबाई का इतिहास ना किताबों में मिल पाता है ना कुछ, तो इतिहास लोगों तक पता चले, इसलिए मैंने रमाबाई की फिल्म बनाने का ठाना। और लोकल लेवल पर मैंने बहुत से लोगों को घड़ाया यहाँ पर और उन लोगों को मुझे साथ मिला, जैसे बाल कलाकार में क्विनल मुनेश्वर है, अपने रजा मुराद जी के साथ में एडवोकेट पुरुषोत्तम आगासे जी है ना, और भी काफी लोग हैं, सविता उके जी है यहाँ पर, अंजलि चौरे जी है। सर मैं ये दिखाना चाहता कि बाबा साहब और रमाबाई ने जिस प्रकार से पूरा अपना संपूर्ण जीवन समाज को घड़ाने के लिए और इंसान को इंसानियत बनकर रहने के लिए, इंसानियत मानुष के भेटला पाहिजे म्हणून, इसलिए उन्होंने जो संघर्ष किए हैं और जो अपने बच्चों को उन्होंने खोए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से समाज के लोग हर कोई अपने आप को कोई राजरत्न बनाने की कोशिश करे, कोई हिंदू बनकर बाबा साहब का जो कारवां है वो आगे लेकर जाए। ये मेरा काम। सर इसके पहले मेरी 31 दिसंबर सबसे बिग बजट फिल्म थी, 2012 में आई थी, सयाजी शिंदे, मोहन जोशी, रीमा लागू के साथ में थी वो। और उसके बाद में मेरी फिल्म आई अपने घायल इंडियन आई है, जिसमें मैं एज ए राइटर एज ए एक्टर काम किया था। फिर मेरी फिल्म आई हजारों रंग प्यार के, फिर मेरी फिल्म आई संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और अब ये आ रही रमाई। और ये रमाई जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सब जगह रिलीज हुई है। इस फिल्म की एक खासियत कहूंगा सर कि रमाबाई का जो भूमिका इसने किया है प्रेरणा धाबाडे मैडम ने, उन्होंने इतना डिवोटेड थी वो लेडीज कि 18 घंटा 20 घंटा आप, और ये चुटकियों में वो ड्रेस बदलते थे, मतलब एटीट्यूड नहीं था एक्ट्रेस में। और बाबा साहब की भूमिका जिन्होंने की है, वो इतने बड़े डॉक्टर है, उनका शरीर नहीं रहता, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से किए हैं, धन्यवाद देता हूँ उन दोनों को। और हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर है कृष्णा चौहान जी, ऋतुराज फिल्म्स ने बनाई है, तो उनका भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में प्रेरणा फिल्म जिसने इसको प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया है, उनके प्रेरणा दाभट जी, उनको भी थैंक्स देता था, वोट ऑफ थैंक्स देता हूँ। और मेरी पूरी टीम को थैंक्स देता हूँ, स्पेशली थैंक्स टू सिनेमेटोग्राफर सुमित सोनी और म्यूजिक डायरेक्टर दिनेश अर्जुन और बाबू खमीसा भैया, है ना। बाकी किसी आप सभी गोंदियावासियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि बार बार हम फिल्म बनाते हैं और इस बार तो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाना चाहिए। आज भंडारा में हाउसफुल जा रही है, सब पंचशील कमाल नागपुर में हाउसफुल जा रही है, लेकिन जिस गोंदिया का मैं बच्चा हूँ, जिस गोंदिया से मैं हूँ, उस गोंदिया में नहीं जा रही, तो आप हाउसफुल करें, ये मैं विनती करता हूँ। इसका शूटिंग अपने भिलाई में हुआ है, राजनांदगांव दुर्ग में हुआ है, इसका शूटिंग मुंबई में हुआ है और अपने गोंदिया के तांडा में भी हुआ है। इसका काफी जगह लोकेशन अलग अलग जगह दिखाया गया है। और अमेरिका के जो शॉट देख रहे हैं आप, इसको बनाया गया है मुंबई के अंदर में। और सबसे बड़ी बात, जो आप बॉम्ब ब्लास्ट वाला जो देख रहे हैं 30 सेकंड का, जहाज के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो एक शॉट करने के लिए 30 सेकंड करने का हमको 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। बिग बजट ही फिल्म हमारे हिसाब से बहुत बिग बजट। सर अभी इस फिल्म का जो खर्चा है वो 1.5 करोड़ के ऊपर गया है और प्रमोशन में अभी 20-25 लाख लग रहे हैं। एक अत्यंत सुंदर चित्रपट आहे हे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जी शक्ती मिळाली आहे ती रमाबाईकडून मिळालेली आहे आणि रमाबाईंनी जी त्याग केलं आणि समर्पण केलं ते या चित्रपटाच्या द्वारे दिसत आहे। आणि डायरेक्टरनी हे फार सोप्या भाषेमध्ये रमाबाईचं त्याग, रमाबाईचं बलिदान आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जगाच्या पुढे आणण्याचा जो धैर्य आहे हा रमाबाईचा असल्याचं या चित्रपटातून दिसून येते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जी शक्ती, ऊर्जा, यश आणि चैतन्य मिळालं त्याच्या मागे रमाबाईचा हात आहे असं ह्या चित्रपटातून दिसत आहे। अत्यंत सुरेख, सोपं आणि प्रभावशाली हे चित्रपट आहे। प्रत्येक समाज बांधवांनी हा चित्रपट पाहावा आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार समाजामध्ये रुजवावे अशी माझी मनोगत आहे आणि खूप सुंदर चित्रपट आहे, त्याला सर्वांनी बघावं अशी माझी विनंती।